जैसे साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, ये दो ऐसे डायनामिक सब्जेक्ट हैं जो किसी बच्चे को एग्जाम क्लियर भी करवा सकते हैं या उनके एग्जाम में रह भी सकते हैं। तो आप मेरी ऑडियंस को ये बताओ कि इस एग्जाम में और इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में रट्टा मार के काम चल सकता है या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और किस तरह से हम इसकी तैयारी करें? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं ये बताना चाहूँगा जो लोग अभी देख रहे हैं इस चैनल को कि जब यूपीएससी की बात आती है, हर सब्जेक्ट की बात आती है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट दो ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट है जो कि स्टैटिक के साथ साथ बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। क्योंकि आप देखो ना, रोज़ अखबार में कुछ ना कुछ रहता है। कभी मान लो कि जैसे इसरो ने कोई नया सैटेलाइट लॉन्च किया, या कोई भी हम मिशन कर रहे हैं, चंद्रयान, मंगलयान, या अभी भविष्य में हम लोग गगनयान करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केवल अखबार में नहीं, आजकल टीवी चैनल में भी होते हैं, मीडिया में भी आता है। और ये बहुत स्वाभाविक है कि फ्यूचर जो आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जब इन्वायरमेंट की बात आती है, पर्यावरण की बात आती है, आज आप देखो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज हम जाते हैं पोल्यूशन की बात करते हैं, जैसे दिल्ली की यमुना नदी का प्रदूषण हो गया, या दिल्ली में आपको पता है कि हर विंटर में स्मॉग जो बनता है, कहा जाता है कि गैस चैम्बर बन गया। तो ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। तो ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट आता है, इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। अब रही बात की रट्टाफिकेशन या कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मैं यहाँ एक मिथ को तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो रटते हैं। उनको लगता है कि साइंस उनकी बस की बात नहीं है, इन्वायरमेंट ये नहीं, इसको रट जाते हैं, रट के जाके परीक्षा में दे जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि रटने से आप पास नहीं हो पाओगे। अच्छा। हाँ, आपको पहले फंडामेंटल्स तो जानने होंगे। जैसे अगर मान लो कि आपको अगर कुछ बेसिक टर्म नहीं पता हो, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए प्रीलिम्स परीक्षा है, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, और अभी तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जिनको बहुत बारीकी से नहीं पता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, और यहाँ टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं। तो मेरा हमेशा मानना होता है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि मैं कई चैनल में देख रहा था, आजकल कई यूट्यूबर्स आ चुके हैं, टॉपिक्स आ चुके हैं, वो बोलते हैं कि यार केवल ये पढ़ लो, इतना ये चीज़ें, आप पास हो जाओगे। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स जो बता रहे हैं वो भी पढ़ना है, लेकिन आपको पहले लेवल पे अपनी नींव बनानी पड़ेगी, और वो बहुत ज़रूरी है। वो उसके बिना काम नहीं चलेगा, आपको फंडामेंटल्स जानने होंगे। ठीक है। तो सर, जैसे आप बोल रहे हैं फंडामेंटल जानने होंगे, तो हमें ओवर एम्फसाइज नहीं करने करंट अफेयर्स को, सबसे पहले हमें बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे ना? हाँ जी, हाँ। ठीक है। हाँ जी। तो सर, बेसिक्स क्लियर करने के लिए जैसे हर कोई कहता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कोई एक स्टैंडर्ड बुक बता रहा है, तो आप बच्चों को बताओगे कि उनको स्टार्ट कैसे करें? जरूर। सबसे पहले कि अपना फाउंडेशन किस तरह से बनाएं? बिल्कुल, हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हो, वो हमेशा कहा जाता है कि पहले आप स्कूल लेवल से स्टार्ट करो। और जब स्कूल लेवल की बात आती है तो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, है ना? जैसे 8, 9, 10 की अगर हम साइंस की बुक लें तो उसमें पूरी बेसिक साइंस दी हुई होती है। ठीक है। मैं मानता हूँ कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो उनका साइंटिफिक एप्टीट्यूड नहीं होता है, वो 11, 12 में कॉमर्स ले लेते हैं या ह्यूमैनिटीज़ के पेपर लेते हैं, और उनको थोड़ा एक फोबिया होता है साइंस से कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं उन सभी बच्चों को कहना चाह रहा हूँ कि जब वो यूपीएससी तैयारी के लिए आ रहे हैं, हो सकता है 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ा हो, तो अब मान लो ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी हो रही है यूपीएससी कोचिंग की, या ग्रेजुएशन के बाद वो दे रहे हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, जैसे कि लगभग आप मान को चलो कि 12 से 15 क्वेश्चन तो साइंस टेक के आते हैं, तो यहाँ जरूरी है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना होगा। मैं 2 कारण बता रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है। यूपीएससी ठीक है, जो पैटर्न चल रहा है 3-4 साल में, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो अपने पैटर्न को बदल नहीं सकते। बदल सकता है, बिल्कुल। क्या पता यूपीएससी अभी 3-4 साल जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अब उनके मन में हो कि नहीं, लेट्स गो बैक टू स्कूल्स, हम रूट्स पे जाते हैं। ये तो ठीक है, ये लोग तो पढ़ रहे हैं, मटेरियल्स मिल रहे हैं इनको बाजार से, पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ों पढ़ते हैं जो स्कूल लेवल पे हो, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में, और वो साइंस के क्वेश्चंस को बढ़ा दें। और ये ऐसा होता भी था, मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 से पहले जब पुराने पैटर्न थे तो वहाँ क्वेश्चन होते थे। उसका मैं एक रीज़न ये बता रहा हूँ कि अभी पिछले जो 2 साल के पेपर्स हुए हैं,
अभी ये ना स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे रीजन असेसन टाइप क्वेश्चन होते हैं। Okay. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, both statement 1 and 2 are correct, 2 is correct explanation of 1, 1 and 2 are correct, 2 is not explanation, 1 is correct, 2 is incorrect, 1 is incorrect, 2 is correct। ये क्वेश्चन पहले 2011 से पहले आता था। अच्छा। ये बहुतों को नहीं पता है। पहले अगर पैटर्न को देखे 2005 का, 2006 के ऐसे क्वेश्चन आते थे और यूपीएससी कम से कम 10-12 ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। तो मुझे क्या लग रहा है कि अब वापस यूपीएससी रिवर्स कर रहा है, वो वापस उसी जगह पे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पहले शुरुआत होनी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आता है रेफरेंस बुक्स। ठीक है। कि कोई भी साइंस टेक की बुक है, जैसे मेरे साइंस टेक की बुक है, मैंने लिख रखे हैं, वो ब्रिज से है, तो वो वैसी बुक को वो ले और उसको पढ़ना चालू करे और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स को जोड़ते रहे। ठीक है। मतलब तीन स्टेज होना चाहिए। बेसिक साइंस एनसीईआरटी, सेकंड सिलेबस का जो रेफरेंस बुक्स है वो पता होना चाहिए, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं वो थोड़ा होना चाहिए। और तीसरा जो है करंट अफेयर्स को डेली और रेगुलर बेसिस में ऐड करते जाना चाहिए।